हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लक्ष्य वर्धिका सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारी लक्ष्य वर्धिका सीरीज की 9th क्लास है। आज की क्लास में हम 10 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे, जिसमें हम मैथ के 15 क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से सब अपना नोट डाउन करना, सब अपना अपना एक एनालाइज करना छोटा सा कि आपको कितना आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। सब अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखना, जिससे मेरे को भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और कितनी मेहनत हमें करनी है। क्योंकि ये लक्ष्य वर्धिका सीरीज आप लोगों के लिए ही शुरू की गई थी कि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ, आप लोगों को एक अंदाजा हो पाए कि दिल्ली पुलिस का मैथ्स किस लेवल का आता है ना। 2020 का जो लेवल था मैथ्स का, वो अच्छा खासा लेवल था। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है हमारे 2D से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3D से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर तरीके से क्वेश्चन उस पेपर में थे। तो आप भी साथ साथ उन सब की प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम 10 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ मैथ्स के 15 क्वेश्चन करेंगे। सब अपना अपना पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें, साथ साथ क्वेश्चन को करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है, मान लो एक कोई तार है, उसको एक वर्ग में बना दिया जाता है, वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है, इसका मतलब है कि उससे एक वर्ग बना दिया जाता है, तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाता तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे दी, 484। ठीक है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की डेफिनेशन यही होती है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। प्रत्येक भुजा क्या है, ए। अगर इसकी परिमाप दे रखा होता तो 4a, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब a की वैल्यू क्या, 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। ठीक है, अब यहां से हमारी a की वैल्यू आ गई a 22। अब हमने तार की लंबाई निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसी तार को, सेम तार को हमने वृत्त में कन्वर्ट करना है। तो वृत्त में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले तार की लंबाई पता होना चाहिए। तो तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसकी परिधि है, यही तो तार है ना। तो 4a हमारी आ जाएगी तार की लंबाई, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4 गुणा 22 क्या आ गई, 88 सेंटीमीटर। यानी कि जो तार की लंबाई है वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर। अब ये 88 सेंटीमीटर ही हमारी वृत्त की परिधि होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अब इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि का माप कितना दे दिया, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr की वैल्यू हमें क्या दे दी, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 की पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 गुणा r, जिससे हम अपना r निकाल लेंगे। उसके बाद ही तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ से अपना r निकाल लेंगे। तो 88, 22 चौके 88, 2 से 2 पे कट गया, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, r हमारा क्या आ गया, 14। तो 14 गुणा 14। ठीक है, 7 से कट जाएगा 2 पे, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौके 56, 6 5 14 चौके 56 और 5 61। तो यहाँ से कितना आ गया, 616, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है। यहाँ पे देखो दोनों ही क्वेश्चन हमारे किससे हैं, 2D और 3D से। वो वाला क्वेश्चन था हमारा 2D से, ये हमारा है 3D से। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कैसे होगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r क्या है, 9 सेंटीमीटर, किसकी, गोले की। यहाँ पे क्या है, गोले को पिघलाया जाता है, तो गोले की r हमें दे दी 9 सेंटीमीटर। तो अब आप सबको पता होना चाहिए, जब किसी चीज को पिघलाया जा रहा है यानी कि वहां पे आयतन निकालना पड़ेगा।
क्योंकि एक गेंद है या कुछ भी है, एक गोला है, उसको पिघलाया जा रहा है, यानी कि उसके आयतन पे ही हमें वर्क करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी हमारे 2D और 3D के क्वेश्चन होते हैं सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करने हैं, ठीक है। और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या हमें निकालना है। ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे 2D और 3D में, क्या निकालना है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें दे रखा है 9। अब निकाल लेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक दे रखा हो कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ऐसे कुछ दे रखा होता है, पाई की वैल्यू हमें दी मिलेगी। अगर नहीं दी मिलती तो हम 22/7 पुटअप करते हैं, और दी होती है तो वही सेम पुट करेंगे, या तो 22/7 या जो भी हमें 3.14 दे रखा हो वो वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर क्या, 9 आर क्यूब। ये तो आ गया हमारा गोले का आयतन। अब इस गोले के आयतन के साथ हमने क्या करना है वो देखो। इसको क्या किया है कि इसको शंकु में ढाला है। शंकु में ढाला है यानी कि इसका जो आयतन है, ये वाला जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारे गोले का आयतन, गोले का, ठीक है। अब हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जहाँ पे एच हमारी ऊंचाई होती है, आर हमारी त्रिज्या होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 1/3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शंकु में हमें क्या क्या दे रखा है, 4.8 उसकी त्रिज्या दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई हमसे पूछी है। तो अब देखो 1/3 पाई की जगह पाई 22/7, और आर की जगह हमने आर कितना दे रखा है 4.8, तो 4.8 रख लेंगे, ठीक है, गुणा 4.8 गुणा एच, क्योंकि एच हमें दे नहीं रखा, एच हमें निकालना है, ठीक है। अब ये वाला आयतन, क्योंकि गोले को पिघला के ही हमने शंकु बनाया है, तो ये वाला आयतन और ये वाला आयतन हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, तो देखो 22/7 से हमारा 22/7 कट जाएगा, क्योंकि इससे कट गया। देखो नीचे 3 है, यहाँ से नीचे 3 है, ये वाला भी काट देंगे। अब आगे देखो, अब यहाँ पे लिख लेंगे 48/10 लिख लेंगे, ठीक है, 4.8 है, यहाँ पे भी 48/10 गुणा एच। अब आगे देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 जीरो इधर आ जाएंगी, 9 का क्यूब निकाल लेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126.6 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो आपको पता करना था वो क्या था कि गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर गोले को पिघलाकर शंकु बनाया है तो दोनों का आयतन इक्वल होगा, ठीक है। दोनों का आयतन हमने इक्वल रख लिया, यहाँ से हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी क्या है 126.6। इस पूरी क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी से 23.2% कम है और बी सी से 25% अधिक है, और डी ए से 33.1/3% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखो 4 चीजें दी हैं, ए बी सी और डी। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किसको हम 100 माने, है ना। तो जब जो लगातार चीजें दे रखी हो ना, उसमें जो लास्ट संख्या हो उसको हम 100 मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए को बी से कंपेयर कर रखा है, बी को सी से कंपेयर कर रखा है, आगे अगर सी को डी से कंपेयर कर रखा होता तो हम डी को 100 मानते, लेकिन यहाँ पे देखो डी को ए से वापस कंपेयर कर दिया, तो अब यहाँ पे डी को 100 नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे इस वाली संख्या को 100 मानेंगे, ठीक है। जो कंटिन्यूएशन में हो, जो लास्ट संख्या हो उसी को हम 100 मानते हैं। तो यहाँ पे सी को हम मान लेंगे 100। अब सी को हमने मान लिया 100, ठीक है। अब क्या है, बी सी से 25% अधिक है, यानी कि 125 है, और यहाँ पे देखो ए बी से 23.2% कम है, तो 125 से कितना कम है 23.2% कम है, यानी कि कितना है 76.8% बटा 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 से काटेंगे तो 8
8 निमे 72 और 8 छिक्के 48, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 96। अब यहाँ पे देखो डी ए से 33 सही 1/3% अधिक है, यानी कि ए का 4/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए कितना है हमारे पास 96, तो 96 का 4/3 निकाल देंगे। 96 का 4/3 कितना हो गया 3 2 4 दूनी 8 4 तिया 12, 128%, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 128%। ठीक है, सबको हम परसेंटेज में ले लेंगे। अब आगे देखो क्या बोला है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला काम था वो हमने कर लिया, ए बी सी और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। इसके बाद हमें क्या है ऑप्शन में ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से ही हमसे पूछा है। अब यहाँ पे देखो सी डी से 28% कम है, ज़्यादातर बच्चे तो यही आंसर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि डी तो 128% है और सी है 100%। लेकिन यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि डी सी से 28% अधिक है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 से कितना ज़्यादा 28 ज़्यादा, सी की वैल्यू कितनी 100 गुणा 100 है ना, तो हमारा आंसर होता सही 28 आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सी डी से, किससे डी से, तो डी की वैल्यू तो 128 है, तो यहाँ पे नीचे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे 128 आएगा, तो हमारी वैल्यू 28% नहीं रह जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो हम अब सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन देखो, डी बी से, तो डी कितना है बी से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, किससे बी से, तो बी की वैल्यू कितनी है 125, तो बटा 125 गुणा 100 करके ही देखने पड़ेंगे सारे ऑप्शन। ठीक है, ऐसे नहीं कि देखते ही पता चल जाए। तो 4 और 5, यहाँ पे देखो 12/5, तो यहाँ से क्या आ गया 2.4%। अब देखो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बन गया, क्योंकि डी बी से 2.4% अधिक, हमने यही निकाला है डी और बी का। अगर जब हमारा एक ऑप्शन सही बन गया तो कोई तुक नहीं बनता कि हम सी और डी को भी चेक करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कथन सही है और हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों पाइप खाली करने वाले हैं, तो ए बी क्या है 20 और 30, लेकिन दोनों पे माइनस का निशान रखेंगे क्योंकि दोनों खाली करने वाले हैं। ठीक है, जो खाली करने वाला हो उसके आगे माइनस लगा लें, जो भरने वाला हो उसको कुछ मत लगाओ या फिर पॉजिटिव का निशान लगा लो जब खाली करने वाला हो और भरने वाले पाइप हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी अकेले किसी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है यानी कि पॉजिटिव, तो सी की कैपेसिटी कितनी है 8 घंटे की, किसकी पॉजिटिव की। अब तीनों का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20 छिक्के 120, 30 चौके 120, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब यहाँ पे देखो ये वाली है नेगेटिव कैपेसिटी, ये भी नेगेटिव कैपेसिटी और ये पॉजिटिव कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे 6 है खाली करने की, यहाँ है 4 खाली करने की और सी की 15 भरने की। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, टैंक देखो पाइप ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो तीनों को एक साथ खोलने का मतलब है -6 -4 +15, क्योंकि ये वाली तो नेगेटिव कैपेसिटी है खाली करने की है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितनी आ गई +5, यानी कि 5 भरने की। तो अब क्या बोला है टैंक का 75% भर जाएगा, यानी कि हमें पूरा टैंक नहीं भरना, 120 का 75% ही टैंक हमें भरना है। तो 3 4 से कट गया 30 पे, यानी कि हमें सिर्फ 90 पानी डालना है। किस कैपेसिटी से डालेंगे 5 की, तो 90/5 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 घंटे, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात a + c - b अनुपात 4:5:9 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा।
अभी हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही क्लासें चल रही हैं, उसमें हमने ये टाइप किया नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी क्या है 4, क्योंकि इसका अनुपात की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्या है b प्लस सी माइनस ए, क्या दे दिया 5। हम दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे जिससे हमारी a और b और c की वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। यहाँ पे देखो जोड़ देंगे इस दोनों इक्वेशन को, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का a प्लस का a कट गया, माइनस का c प्लस का c ये भी कट गया, क्या बचा 2b, किसके बराबर 9 के बराबर, तो b की वैल्यू क्या आ गई 9/2। नेक्स्ट देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, कैसे b प्लस सी माइनस ए बराबर है 5, a प्लस सी माइनस बी बराबर है 9। फिर से ऐड कर देंगे माइनस ए माइनस बी प्लस बी, कट जाएंगे आपस में, तो क्या बच गया 2c बराबर है 14, तो c की वैल्यू क्या आ गई 7। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ पे ही पुटअप कर लेते हैं a प्लस 9/2 है ना, एक b की वैल्यू हमारी 9/2 है, माइनस सी माइनस कितना 7 बराबर है कितनी 4, ठीक है। a प्लस 9/2 बराबर है 11, a कितना आ जाएगा 11 माइनस 9/2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 22 माइनस 9/2, जो हमारा कितना हो गया 13/2। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई, तो a b और c का अनुपात ही हमें निकालना है। तो 13/2, 9/2 और 7 दोनों के नीचे 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14, तो हमारा अनुपात क्या आ गया 13:9:14, ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है 4th ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या होगा। जब भी ऐसे ये भागफल वाले सवाल आए, ये जैसे पूरा ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो भाग सब बच्चों को आते हैं, लेकिन इनमें भाग जब हम करते हैं तो किस जो भी इक्वेशन है हमारी पूरी भाग की, उसमें किसको क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो अंदर लिखा जाता है यहाँ पे वो हमारा भाज्य होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, और यहाँ पे जो हमारी संख्या आती है उसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है, और नीचे जो हमारा शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा भाग में जो जो इक्वेशंस हमारी होती हैं, जो जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो जो डाटा हमें दिया हुआ होता है। अब जब हमें भाज्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये हमारा होता है भाज्य निकालने का तरीका। अब आगे देखो हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है शेषफल दिया है, तो शेषफल से हमें क्या कंपेयर कर रखा है भाजक को। भाजक को क्या बताया है कि भागफल का तो है 12 गुना और शेषफल का है 6 गुना, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे अपना भाजक निकाल लेंगे। भाजक क्या दे रखा है शेषफल का 6 गुना, तो शेषफल कितना है 42, 6 गुना यानी कि गुणा से 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 1 6 चौके 24 और 1 25, 252 आ गया हमारा यहाँ से भाजक। अब हमें क्या निकालना है, हमें भागफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये जो भाजक है ये भागफल का कितना गुना है 12 गुना, तो भागफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भागफल गुणा 12 हमारा कितना है भाजक, तो भाजक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 252, तो भागफल निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 252/12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। तो अब यहाँ से देखो भाजक आ गया हमारे पास, भागफल आ गया और शेषफल हमें दे रखा है। अब हमें सिर्फ भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकाल लेंगे। क्या भाजक हमारे पास क्या है 252 गुणा भागफल क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 21, तो गुणा 21 प्लस शेषफल क्या है 42, ठीक है। 21 दूनी 42, 4 21 पंजे 105 और 4 109, तो 9 10 21 दूनी 42 और 10 52, ठीक है 52, और इसमें प्लस शेषफल हम और ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4 3 3 5, ठीक है।
53 34, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम जब भी हमारे भागफल भाज्य भाजक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हों। तो ये चीज़ें सिर्फ जो याद करने की हैं वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है, प्लस ये वाली चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को ईजिली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। यहाँ पे देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हर साल, 20% की। फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि हर साल अगर संख्या 5 है तो कितनी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 5 से कितनी संख्या हो रही है 6, 5 से 6, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कितने साल तक कर रखा है, 4 साल तक कर रखा है। तो सबसे पहले देखो 3 साल का निकालना पड़ेगा एक बार तो हमें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 वर्ष और 4 वर्ष का ही अंतर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले 3 साल का निकाल लेते हैं एक बार, तो 3 साल का 125 और 216। ठीक है, अब 4 साल का निकाल लेंगे, 4 साल का निकालेंगे तो 5 से फिर से 6, 5 से 6 है ना, या फिर सीधा 125 को 5 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 से और लिख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, 5 से 6 और 5 से 6। अब यहाँ पे देखो 25 पंजे 125, 5 का 25 का स्क्वायर तो 625 और यहाँ पे 676। ठीक है, 676 नहीं 1296, क्योंकि 6 से गुणा और इसको करना है। 6 6 36, 3 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा मूलधन बराबर होगा तभी तो हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली जो संख्या हमारी आती है वो हमारा आता है मूलधन। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमारा हमेशा मूलधन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन है 125 और यहाँ पे मूलधन है 625, तो ऐसे कैसे कंपेयर कर दें कि हाँ 216 और 1296 में क्या अंतर है। सबसे पहला काम जो ऐसे क्वेश्चन में करना है वो हमें करना है कि दोनों जगह मूलधन हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे भी अगर मूलधन बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी 5 से गुणा तो इसको भी 5 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 625 और इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, तो 1080। अब यहाँ पे देखो तीसरे वर्ष में हमारी संख्या कितनी थी 1080 और अब है 1296। अब अंतर देखेंगे। ठीक है, अब 1080 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया 216। हमारा तो अंतर आया 216 और अगले ने अंतर कितना दे रखा है 180 रुपये का। यहाँ से फिर से देख लो एक बार अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 5 से गुणा क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मूलधन, हम हमेशा मूलधन को बराबर रखेंगे। यहाँ पे तो देखो 5 से 6 हो रही है, ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब हम लास्ट में कंपेयर करेंगे चीज़ों को तो हमारा मूलधन हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मूलधन है हमारा 625, शुरू में 625 हमारा मूलधन था और 4 वर्ष बाद कितना हो गया मिश्र धन 1296। तो यहाँ पे भी हमारा मूलधन अगर 625 ही होना चाहिए, तो अगर हमारा 625 लाना है तो हम 125 को क्या कर देंगे 5 से गुना, इसको 5 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 5 से गुणा किया तो 625 से कितनी होगी राशि 1080। अब हमारा अंतर कितना आया 216 का, और वैसे अंतर क्या दे रखा है 180 का। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हमसे मूलधन ही पूछा होता तो क्या करते 180 रुपये हमारे कितने के बराबर 216 के बराबर, और हमारा मूलधन यहाँ पे कितना है 625। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा मूलधन 625 है और यहाँ पे भी हमारा मूलधन 625 है। ठीक है, ये तो आ गया हमारा मूलधन, लेकिन हमें मूलधन नहीं निकालना। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता कि वस्तु का मूल्य ज्ञात करो तो हमारा ये आंसर हो जाता, लेकिन हमसे ये वाली संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। तो पहले वर्ष के अंत में वो 20% बढ़ चुकी है, तो 20% बढ़ गई है यानी कि 5 से 6 हो गई है, या फिर इसका 120%। ठीक है, अब हमारा आंसर बनेगा, अब 20 से काटेंगे 6 पे, 20 से काटेंगे 5 पे। ठीक है, 6 से ये कितना कट जाएगा 36 पे कट जाएगा, ये 5 से कितना कट जाएगा 125 पे, ये 36 पंजे 180,
तो 125 गुणा 5 625 रुपये आ गया हमारा मूलधन। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ मानने के लिए मानना था, ये हमारा मूलधन था नहीं, हमने यहाँ से निकाला। यहाँ पे मूलधन नहीं, ये जो एक वर्ष के अंत में जो हमारी संख्या बची है, जो हमारा मूल्य बचा है वो कितना है 625। वैसे मूलधन निकालते तो ये वाली संख्या आती। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ये सिर्फ साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष के अंत में 9036, 3 वर्ष में कितनी हो गई 9036। ठीक है, और 7 वर्ष बाद कितनी हो गई 11484। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि मूलधन इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है, इसमें 7 साल का, तो दोनों में का अंतर देख लेंगे तो हमारा 4 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर 4 साल का और यहाँ पे भी 4 साल के ब्याज का, तो इसमें से घटाएंगे इसको, 9036 को घटा देंगे, है ना, 8 4 4 और 2 24 48 हमारा कितने साल का ब्याज हो गया, 4 साल का ब्याज। ठीक है, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, 3.5 साल का ब्याज, यानी कि 7/2 साल का ब्याज, है ना। 4 साल का ब्याज ये है, तो 3.5 साल का कितना हो जाएगा, गुणा उससे गुणा कर देंगे, है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे तो 3 0 6, 7 छिक्के 42, 7 या 21, तो कितना आ गया 2142 रुपये, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने ब्याज ही निकालना था, इसलिए हमने न तो मूलधन निकालने की ज़रूरत पड़ी न दर निकालने की ज़रूरत पड़ी। जो हमसे पूछा था सिर्फ हमने उतना ही ऑपरेट किया। यहाँ से हमसे ब्याज ही पूछा था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्याज निकाल लिया, 4 साल का ब्याज निकाला, 4 से भाग कर देंगे 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 3.5 साल से गुणा कर देंगे 3.5 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो पहले 8 नंबर क्वेश्चन था हमारा साधारण ब्याज से, और ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3500 रुपये की धनराशि X% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई, 42-35 हो गई का सवाल में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है 3500 की राशि है और 4235 हो गई का मतलब है ये मिश्र धन है। ठीक है, ब्याज नहीं है, मिश्र धन है। 2 वर्ष है तो हम क्या करते हैं, रूट निकालते हैं, 3 साल हैं तो क्यूब रूट निकालते हैं। मैंने आपको ये बताया था, है ना, जब मिश्र धन दे रखा हो, बढ़ रही हो राशि या गुणा में बढ़ रही हो। ठीक है, ये वाला सवाल। तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं, 5 से काटेंगे सबसे पहले, 5 सत्ते 35, 700। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा 100 पे, 7 से कट जाएगा 121 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 का और 121 किसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो 10 से राशि कितनी हो गई 11। अब यहाँ पे देखो 1 बड़ी 10 पे गुणा 100, तो हमारी आ गई दर, कितनी आ गई 10%। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 10%। अब आगे देखो, आगे भी क्वेश्चन दिया है, सिर्फ दर पूछी होती तो हमारा आंसर आ जाता 10%। अब आगे देखो, वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो राशि तो है 3500, x की वैल्यू 10%, तो 2x की वैल्यू कितनी 20%, तो 2.5 वर्ष है तो पहले तो 120% 120 हो जाएगी, दूसरे साल भी 120, लेकिन आगे क्या है सिर्फ 6 महीने हैं तो हमारी दर भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो गुणा 110/100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, ये दोनों जीरो यहाँ से कट गई, 1 जीरो से यहाँ कट गई, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 6 पे। ठीक है, 6 सत्ते 42 गुणा 11 दूनी 22, 2 11 कम गया 132। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है हमें, अब तो सिर्फ इनकी गुणा करनी है, गुणा कर लेते हैं, 132 की और 42 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, 12 1 4 एकम 4 5, 4 2 5 5। यहाँ से हमारा कितना 55 44 आ गया हमारा यहाँ से आंसर, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत हमें क्या दे दिया 68.5
5। अब यहाँ पे देखो पहली 4 का औसत यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना 53.5, कितना कम, यहाँ से 5 कम, कम है तो माइनस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। कितनी संख्याओं में है 4 में, तो माइनस कितना हो गया 20, ठीक है। जो जो दे रखा हो, जो पहले औसत दे रखी है उसको हम बेसिक औसत मान के सवाल करते हैं, ठीक है। हमारा एवरेज का टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें बतेरे करे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना 72, तो 7 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 72, तो 68.5 से कितना ज्यादा है ये, यहाँ पे ये कितना ज्यादा 68.5 से 72 कितना ज्यादा है 3.5, ठीक है, गुणा 7, क्योंकि 7 संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24, तो 24.5 प्लस का। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना अंतर प्लस 4.5 का अंतर, ठीक है। अब बेसिक औसत तो हमारा कितना था 68.5, तो जो बीच का ये अंतर आया है ये कौन सी संख्या के कारण, जो यहाँ पे 2 बार संख्या, जो चौथी संख्या है 2 बार यहाँ पे भी लिखी गई है और यहाँ पे भी लिखी गई है, उसके कारण आया है। तो वो वाली संख्या का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4.5 ज्यादा है बेसिक औसत से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 73, ठीक है। अब जो अंतर आएगा वो किसके कारण आएगा, सिर्फ इस वैल्यू के कारण अंतर आएगा, क्योंकि जब इस संख्या को हटाएंगे तो ये अपना औसत तो अपने साथ लेके जाएगी, और ये जो बाकी औसत है ये कितनी संख्याओं का लेके जाएगी, बची हुई 9 संख्याओं का, 10 का नहीं। ये गलती नहीं करनी कि 10 का करें, एक संख्या को जब हटा रहे हैं 10 में से तो हमारे पास संख्याएं कितनी बची 9, तो 4.5 का अंतर आया। 4.5 का अंतर हमारी अगर 9 संख्याओं में है तो प्रत्येक संख्या में कितना फर्क पड़ेगा 4.5 का, ठीक है, 9 संख्याओं में तो 0.5 का फर्क पड़ेगा हर एक संख्या में। तो यहाँ पे औसत पहले कितनी थी 68.5, अब औसत कितनी हो जाएगी -0.5 करेंगे तो कितनी 68, ठीक है। तो हमारी नई औसत क्या हो जाएगी 68। जो एक चौथी संख्या है उसको हटाने के कारण हमारी औसत में कितनी संख्या का अंतर आया 0.5 का, तो हमारी नई औसत कितनी हो गई 68, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति जल की धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में जाता है। देखो नाव और धारा वाला सवाल दे दिया यहाँ पे, देखो पहले क्या दिया है 24 किलोमीटर की दूरी है। अब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, देखो धारा की दिशा में तो क्या होती है, धारा की दिशा में तो चाल आपस में जुड़ जाती हैं, a + b। a हमने यहाँ पे मान लिया नाव की चाल और b हमने यहाँ पे मान लिया धारा की चाल, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत क्या होता है a - b, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो पहला काम हमारा क्या है a की वैल्यू को निकालना। तो यहाँ पे देखो 24/a + 4 है ना, प्लस 24/a - 4 बराबर है कितना समय दे दिया 2.5 घंटे, यानी कि 5/2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई पता चल गया, ये वाली हमारी चाल है, ये वाली हमारी चाल है, ये दूरी है, दूरी बटा चाल भी समय, दूरी बटा चाल भी समय, और दोनों को ऐड किया तो टोटल समय हमें दे रखा है 5/2। अब देखो a + b और a - b हमारा क्या होता है a² - b², तो a² - 16 ऊपर कितना हो जाएगा 24 × a - 4 प्लस 24 × a + 4, ठीक है। लंबा नहीं बनेगा, वैसे ही दिखने में लग रहा है आपको, ठीक है, 5/2। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो -4 + 4 आपस में तो ये तो कट ही जाएंगे, सिर्फ हमारे यहाँ से ऊपर क्या बचेगा 48a/a² - 16 और बराबर है 5/2, ठीक है। ये इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 96a बराबर है 5a² - 16 पंजे 80। अब यहाँ पे देखो 5a², एक मिनट रुको,
अब 5a² माइनस 80 माइनस 96a बराबर है 0। अब एक ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनकी गुणा तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए। पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, 5a² माइनस 96a माइनस 80, तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर है 0। अब ऐसे दो टुकड़े करने हैं 96a के, जिनका जोड़ करें तो हमारा माइनस 96a आए और गुणा करें तो 400a² आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 96a के ऐसे दो टुकड़े कौन से हो जाएंगे, 100 और 4, 5a² माइनस 100a प्लस 4a माइनस 80। तो यहाँ से अब जब हम इसको इक्वेशन को सरल करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमारी आ गई, b की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमने क्या निकालना है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में 20 माइनस 4, चाल कितनी होगी, 16, और दूरी कितनी तय करनी है, 40 किलोमीटर की। तो कितना टाइम लगेगा, 40/16 यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, ये वाला समय हमें लगेगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक है यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ हुआ है। देखो सबसे पहले तो मान लेते हैं क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, 145%, और बेचा लाभ कितना हुआ है, 16%, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 116। अब यहाँ पे देखो छूट निकालनी है हमें, छूट निकालेंगे तो अंकित मूल्य था 145, बेची कितने में, 116 में, तो कितनी छूट दी, 29% की। क्या अब हमारा यही आंसर है, नहीं, हमारा ये आंसर नहीं है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, हमारा यहाँ से आंसर क्या आ गया, 29, और 29 हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो सीधा टिक कर देंगे। यहाँ पे देखो अंकित मूल्य पे छूट दी है, न कि क्रय मूल्य पे। अगर 100 पे छूट 29% होता तो सीधा आंसर हो जाता 29%, लेकिन यहाँ पे छूट हमारी 145% पे होगी, न कि 100 पे। ठीक है, तो 29/145 गुणा 100, अब हमारा आंसर सही होगा। 5 से काटेंगे 20, 5 से काट दिया 29, और 29 से हमारा 29 कट गया, तो हमारी अब छूट कितनी आ गई, 20%, जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, 29% हमारा सही आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सीधा हमारा गुणा का जोड़ का सवाल दे दिया, इससे ज़्यादा इस सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, 80 संतरे 8.5 रुपए के हिसाब से खरीदने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य ही निकाल लेते हैं, 80 गुणा 8.5। ठीक है, 0 से कट गया 0, 8 पंजे 40, 4 8 8 64 और 4 680 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करना है, 20% का इस पे हमने कमाना है लाभ, तो 680 पे 20% का लाभ यानी कि 120/100, 6 और 5, 5 से काट देंगे इसको, 5 से कम 5, 5 तिया 15, 5 छिके 30, तो कितने रुपए हमें कमाने हैं वो हमने शुरू में ही निकाल लिया। 6 6 36, 3 6 तिया 18 और 3 21, 2 6 कम 6, 816 रुपये में हमें इस वस्तु को बेचना है, तभी हमें 20% लाभ होगा। अब आगे देखो, आगे क्या दिया है, आगे उसने क्या दे दिया कि 25% भाग को 10 रुपये के हिसाब से, तो 80 का 25% भाग यानी कि 20 संतरे तो बेच दिए 10 रुपये के हिसाब से, 200 रुपये कमा लिए यहाँ पे। शेष का 33 सही 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग। ठीक है, तो शेष संतरे कितने, 60, उसका 1/3 यानी कि 20 संतरे और बेच दिए, किस हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से। कितने रुपए में, 180 रुपये में। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कितना लाभ कमाया है, कितने रुपए कमाए हैं, 380 रुपये। कमाने कितने हैं, 816, तो कितने बाकी रह गए, 436 रुपये अभी बाकी हैं। अब ये 436 रुपये हम किससे कमाएंगे, बचे हुए 40 संतरों से, क्योंकि हमने 40 तो यहाँ पे बेच दिए, 20 यहाँ और 20 यहाँ, तो 436/40। ठीक है, यही हमें निकालना था, जो हमारा हो गया 10.9 रुपये। तो प्रति संतरे की विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10.90 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। जब भी हमें ऐसे सवाल दे रखे हो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF। ठीक है, यहाँ क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, पहला काम तो हमारा हो गया यहीं पे कि क्या निकालना है वो हमें पता चल गया, क्या निकालना है, HCF, जहाँ पे भी बड़ी से बड़ी दिख जाए मतलब HCF। दूसरा काम क्या करना है,
जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे और एचसीएफ क्या निकालना हो तो क्या करेंगे, वो मैं आपको बता दूं। जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े से बड़ी संख्या को उससे ठीक छोटी से भाग देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल होता है। उसमें तो हमसे पूछ लेंगे शेषफल, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एलसीएम एचसीएफ पूछा है हमसे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, जो अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना, 55 42 और 57 55 का अंतर, ठीक है। सबसे पहला काम तो हो गया हमारा ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 223। नेक्स्ट 61 81 माइनस 57 55, ठीक है। दूसरा काम हो गया हमारा ये 6 4 2, यहाँ पे ये 1 आएगा 213, ठीक है। ये आ गया 426। तो अब 213 और 426 का हमने निकालना है एचसीएफ। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 213। तो 213 किसके बीच में आता है, 200 और 220 के बीच में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, जब भी एचसीएफ निकालना हो और ऐसी संख्याएं दे रखी हों जिनका शेषफल समान बचता है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का अंतर लेते हैं, ठीक है। और अंतर का ही एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारी संख्या का भी एचसीएफ होगा। यहाँ पे हमने ठीक छोटी और ठीक बड़ी संख्या का दो संख्याओं का अंतर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर हो गया। यहाँ पे एक संख्या मान लो और भी दी होती तो उसका और 61 81 का अंतर ले लेते, ठीक है। ऐसे करके हम अपना सवाल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 200 और 220 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और ये सिर्फ बोर्डमास के ही फॉर्मूले से होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हमारे ऐसे सवाल हों सिंप्लीफिकेशन के तो हमें बोर्डमास के ही फॉर्मूला से करने हैं। तो सबसे पहले बोर्डमास में क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 9/14 भाग, यहाँ पे है ऑफ, ठीक है, ऑफ बीच में रह गया शायद, 3/7, ऑफ का मतलब गुणा, तो 4/5 यानी कि 12/35, 7 पंजे 35, ठीक है। यहाँ पे भाग है तो 9/14, पलट के गुणा करेंगे तो 35/12, 3 3 9, 3 चौके 12, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना आ गया 15/8। तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 15/8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाली संख्या को सोल्व करेंगे जिसके ऊपर बार हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 93/90, 90 कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे बार सिर्फ एक संख्या पे है और उसके अलावा संख्या कितनी है, 1। तो जिसके ऊपर बार उसके नाम का 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है। माइनस बार सोल्व करने का तरीका ये होता है, जिस संख्या पे बार होता है उसके नाम का नीचे लिखते हैं हम 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके नाम का लिखते हैं 0, और जिन संख्या पे बार नहीं है वो घटा देते हैं दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 के नीचे क्या है, सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो और था, यहाँ पे ये 84 था, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट में मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं है, यहाँ पे 84 के ऊपर बार है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे 84/99, क्योंकि दो संख्याओं पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 84/90, भाग है तो पलट के गुणा करेंगे तो 99/84, ठीक है। 84 से हमारा 84 कट गया, अब 11/10। तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11/10, ठीक है। दो चीजें हमने सोल्व कर ली, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हमने सोल्व करनी है गुणा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ घटा है। तो गुणा को करेंगे तो 3 3 9, 2 पंजे 10, यहाँ से कितने आ गया 3/5। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या क्या बचा है, 11/10 बचा है, प्लस 2/3 बचा है, माइनस 3/5 बचा है, प्लस 15/8 बचा है, ठीक है। अब इस सब का लेना है हमें एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा,
पन अट्ठे 40, 40 तिया 120, तो 120 आ गया हमारा इन सब का एलसीएम। अब देखो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है 132। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 40 दूनी 80, ये माइनस का निशान है यहाँ पे, देखो ये वाला है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा सवाल गलत हो जाता है, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे जो है वही निशान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 24 तिया 72 प्लस 8 से कट जाएगा, ये कितना 15, 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे, देखो 80 माइनस 72 8, 8 और 132, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 365 बटा 120। अब यहाँ देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 73 बटा 24, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।